अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राइफ़ा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना वतन टीवी। आज के व्लॉग का टॉपिक है मार्का हक। अगर आपने पिछले साल के वाक़यात को फॉलो किया है तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस या मार्का हक किसको कहते हैं। आज के व्लॉग में हम शुरू से आखिर तक सब कुछ देखेंगे कि ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस कैसे हुआ, पाकिस्तान ने क्या किया और दुनिया ने, बिलखसूस भारत और मगरबी मीडिया का इस पर क्या कहना था। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में पहलगाम नाम की एक जगह पर एक हमला हुआ जिसमें कई जो टूरिस्ट थे मारे गए। भारतीय हुकूमत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया। पाकिस्तान ने इल्ज़ाम को मुस्तरद किया और कहा कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, लेकिन भारत ने तहकीकात से इनकार कर दिया और अगले ही दिन उसने कुछ ऐसे फैसले किए पाकिस्तान के खिलाफ जो कि बहुत अलार्मिंग थे। सिंध तास मुआहदा, जिसे इंडस वाटर ट्रीटी भी कहते हैं, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में 1960 से चला आ रहा था। इंडिया ने इसको मुअत्तल कर दिया, पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े कैंसिल कर दिए, वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया और नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन को बंद करने का फ़ैसला भी किया। रात 8 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के 6 शहरों पर मिसल हमले किए। अहमदपुर, शर्किया, मुरीद के सियालकोट, शिकारगढ़, मुजफ्फराबाद और कोटली। इन हमलों में कुछ शहरी ज़ख्मी हुए जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल थे और एक मस्जिद भी शहीद हुई। भारत का ये कहना था कि इन्होंने दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तान का एक क्लेम था कि इन्होंने रेजिडेंशियल साइट्स पर, सिविलियन साइट्स को निशाना बनाया और तस्वीर और जितने भी एविडेंस मौजूद हैं इंटरनेट पे ये इस बात को साबित करता है। 10 मई 2025 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस शुरू किया। ये नाम कुरान पाक की सूरह सफ से लिया गया है, जिसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को शुरू किया तो एक ही दिन के अंदर 26 भारतीय फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। सूरतगढ़, सिरसा, श्रीनगर, जम्मू और पठानकोट की एयर बेसिस, ब्यास और नगरोटा में ब्रह्मोस मिसाइल साइट्स, आदमपुर और भूज में S-400 सिस्टम्स, जो कि भारत का सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम है। फ़िज़ाई लिहाज से पाकिस्तान एयरफोर्स ने 8 मई की रात ही भारत को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया था। 7 भारतीय जंगी तैयारे जिसमें राफेल भी शामिल थे, जिस पे भारत को बहुत ज़्यादा नाज है। इसके बाद इंडिया ने ड्रोन इस्तेमाल किए। 100 से ज़ायद इजरायली हेरोप ड्रोन उन्होंने भेजे, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स और आर्मी ने मुश्तरका कोशिश से तकरीबन सब को रोक दिया। इसका नतीजा ये निकलता है कि 10 मई को भारत ने अमेरिका के जरिए सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया और पाकिस्तान और भारत ने फिर सीज़ फायर की तस्दीक की। अगर पाकिस्तान खुद कहे कि उसने इंडिया को शिकस्त दी तो ये एक अलग बात है, लेकिन अगर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ये बात खुद कहें कि पाकिस्तान ने इंडिया को मात दी है तो ये बिल्कुल अलग बात है। अब जानते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने इस बारे में क्या कहा था। फ्रेंच अखबार ले मोंडे ने लिखा कि इस ऑपरेशन से भारतीय फ़ज़ाइया की कमज़ोरियाँ सामने आती हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स की बरतरी की एक वजह ये भी थी कि पाकिस्तान पायलट बरसों से फाटा में एक्टिव रहे हैं, यानी कि इनके पास रियल कॉम्बैट का तजुर्बा है, जबकि भारतीय फ़ज़ाइया को इस तरह की मश्क नहीं है। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि अगर भारतीय तैयारों का नुकसान अगर सच साबित होता है, जो कि बाद में हुआ, तो ये भारतीय फ़ौज के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारत का रवैया अग्रेसिव था, लेकिन नतीजे में खित्ते में डिटरेंस की नई सतह बनी और वो सतह पाकिस्तान के जवाब की वजह से ही बनी। अब इंडिया की तरफ से भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकारों में से कुछ ने, जो कि आमतौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही लिखते हैं, उन्होंने ये तस्लीम किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह से काम किया वो अनएक्सपेक्टेड था। पाकिस्तान का ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन यानी कि जंग लड़ने का तरीका उभरा है और इससे संजीदगी से लेना पड़ेगा। फिर देखते ही देखते भारत के अंदर सवालात उठे कि S-400 इतने महंगे दामों ख़रीदा हुआ वो कैसे तबाह हो सकता है। राफेल, जिसको बेस्ट फाइटर जेट कहा जाता है, वो क्यों गिर गया। ये सारे सवालात अभी तक भारतीय मीडिया और पार्लियामेंट में गर्दिश करते हुए हमें नज़र आते हैं। इस सारे में एक चीज़ जो कि मार्का हक में बहुत वाज़ेह नज़र आती है वो थी कौमी यकजहती। जिस वक्त भारत ने हमला किया, पाकिस्तान के अंदर सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद थे, जैसे कि हमेशा होते हैं, लेकिन जब हमला हुआ तो एक अजीब चीज़ हुई। सब एक तरफ हो गए, हुकूमत और फ़ौज एक सफ़े पर आ गए और अपोजिशन ने भी फ़ौज का साथ दिया और पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की अवाम भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चले। इस मार्के हक से एक बात सामने आती है कि पाकिस्तान की फ़ौज, ख़ासतौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने साबित किया कि वो तैयार है और फतह मिसल, JF-17 और जॉइंट ऑपरेशन, ये सब कागज़ पर नहीं बल्कि ज़मीन पर भी काम आते हैं। दूसरी बात, पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट दिखाई, जवाब दिया, मगर एस्केलेशन से बचा। सिर्फ फ़ौजी टारगेट्स शहरी नहीं बल्कि एक नया ज़िम्मेदाराना न्यूक्लियर स्टेट का रवैया है। पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन वॉर भी लड़ी और जीती भी। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने UN समेत दुनिया भर में अपना मौक़िफ़ रखा। भारत का बयानिया इसलिए नहीं चला क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था और दुनिया ने ये देखा है। आज 8 मई 2026 है, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान भर में ये दिन याद किया जा रहा है, तकरीबात हो रही हैं, शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है और ये होना भी चाहिए।
لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ آگے کیا ہونا چاہیے. بھارت اور پاکستان دونوں نیوکلیئر ممالک ہیں, دونوں کے پاس بڑی آبادی ہے, بڑے مسائل ہیں. جنگ کسی کے حق میں نہیں جاتی, جنگ میں دونوں پارٹیز کا نقصان ہوتا ہے. پاکستان کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر اپنی شرائط پر نہیں. کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے, سندھ طاس معاہدہ بحال ہونا چاہیے, اور بھارت کو فالس فلیگ آپریشنز کرنے والا جو کھیل کرتا ہے بھارت, ہمیشہ اس کو بند کرنا چاہیے. پاکستان کے سارے جو مطالبات ہیں یہ حق پر ہیں, اور مارکہ حق کے بعد پاکستان کی آواز میں پہلے سے زیادہ وزن آ چکا ہے. مارکہ حق سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ آنے والے وقت کے لیے ہے کہ ہماری جو قوم ہے اس کو متحد رہنا چاہیے, افواج کو تیار رہنا چاہیے, اور سفارت کاری کو مضبوط رکھنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.